परिंदों को मिलेगी मंजिल ये यकीन है, परिंदों को मिलेगी मंजिल ये यकीन है, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमने लास्ट क्लास में कंपनी लॉ फर्स्ट में 23 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 24 से स्टार्ट करेंगे। 23 क्वेश्चंस हमने डिस्कस तो किया था, लेकिन उस 23 क्वेश्चन में केवल 23 क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था, और भी मल्टीपल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं हम ये भी डिस्कस किए थे। 24 से स्टार्ट करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, MOA। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता कि MOA का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक और है AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, चलिए अब पूछा गया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है, यानी किसी कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम होता है ये क्या परिभाषित करता है। ऑप्शंस हैं स्कोप ऑफ ऑपरेशन, संचालन का दायरा, बोरोइंग पावर यानी उधार लेने की शक्ति, कैपिटल यानी कि पूंजी, नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय की प्रकृति। अब बताइए, मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक दायरा स्थापित करता है कि कंपनी की ये स्कोप है, इस स्कोप के बाहर कंपनी काम नहीं कर सकती है। और वो दायरा कहां लिखा होता है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में। किस क्लॉज में, ऑब्जेक्ट क्लॉज में। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज भी कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज ही होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कोप ऑफ ऑपरेशन, संचालन का दायरा निर्धारित करता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, निम्नलिखित में से कौन सा अंश कटौती पर निर्गमन हो सकता है। वैसे तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 53 हमें शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने से मना करता है, कहता है कि नो कंपनी कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बोनस शेयर हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, राइट शेयर्स, पर राइट शेयर तो छोड़ो, बोनस शेयर्स के अलावा ये जो ESOP होता है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो भी हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो वैसे तो कंपनी सेक्शन 53 के हिसाब से शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है कि अगर कंपनी चाहे तो स्वेट इक्विटी शेयर्स, कौन से शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर देती है। कैसे, क्यों करेगी स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे, क्यों ये लॉ बनाया गया। स्वेट इक्विटी शेयर नाम से समझते हैं, स्वेट मतलब होता है पसीना, और ये पसीना वो पसीना नहीं है जो आपके माथे पे दिखता है, ये पसीना वो पसीना है जो एक इंसान के दिमाग के अंदर निकलता है जब इंसान कोई इंटेलेक्चुअल काम करता है। जब आप कोई बहुत किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें निकाल के लेके आते हैं। जैसे गूगल के CEO हैं अभी सुंदर पिचाई साहब, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला। इनको कंपनी ने CEO बनाया, पता है क्यों बनाया, गूगल सुंदर पिचाई तुरंत CEO थोड़ा ना बन गया IIT से कंप्लीट करने के बाद अपना बीटेक। उनको कंपनी में जब हायर किया गया था वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे, वो CEO तक कैसे पहुंच गए। उन्होंने कंपनी को एक इतनी शानदार आइडिया दिया कि उससे कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय के आइडिया से बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि नहीं कि इस एम्प्लॉय को भी कुछ रिवार्ड दे। तो एक रिवॉर्ड होता है पोजिशनल रिवॉर्ड, जिसको हम प्रमोशन कहते हैं, मतलब आपका पोजीशन बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉय कंपनी को कंपनी ना मान के कंपनी को अपना घर मानता है, कंपनी का मालिक अपने आप को मानता है, मालिक बन के सोचता है, क्या उसके लिए केवल प्रमोशन देना काफी होगा। प्रमोशन देने के बाद भी वो कंपनी का क्या है, नौकर ही है, एम्प्लॉय है। उसको हम चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी का मालिक बना दे, क्योंकि जब वो मालिक के कैपेसिटी में सोचेगा तो हमेशा कंपनी के हित में सोचेगा, और जब एम्प्लॉय के कैपेसिटी में सोचेगा तो हमेशा अपने हित में सोचेगा, कंपनी के हित में नहीं सोचेगा। इसलिए कंपनी क्या करती है, इनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है। भाई अब मान लो 100 रुपए का शेयर है, अब इतना मेहनत किए हैं तो हमको तो कुछ फायदा होना चाहिए ना, तो हमको 90 रुपए में भी इशू किया जा सकता है। समझ में आया। चलिए हाँ, एक चीज और कि अगर कोई शेयर फॉरफिट हुआ है, जिसको जब्त कर लिया गया, फॉरफिट का मतलब क्या होता है, कंपनी ने शेयर इशू किया, कंपनी का जो शेयर का पैसा होता है वो किस्तों में मंगाया जाता है। कैसे मंगाया जाता है, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में। जैसे एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अब मान लो किसी ने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, तो उसे मांगेंगे नहीं देगा तो 14 दिन का नोटिस देंगे, बाबू दे तो, नहीं तो शेयर हुआ तुम्हारा
फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, पैसों ले लेंगे और शेयर भी ले लेंगे। अगर कोई कंपनी ऐसे करके शेयर फॉरफिट की है तो उस शेयर को कंपनी री इशू करेगी तो डिस्काउंट पे हो सकता है, इशू डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है। समझ में आया? चलिए, एट डिस्काउंट। अगला, वो डिस्काउंट पे भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। अगला, अ कंपनी प्रेफर टू रेज मोर डेट कैपिटल रेदर देन इक्विटी। एक कंपनी इक्विटी के बजाय अधिक ऋण पूंजी से जुटाना पसंद करती है। अधिक ऋण से पूंजी जुटाना पसंद करती है, मतलब कंपनी चाहती है ना कि मेरा पैसा ज्यादा इक्विटी से ना आए, मेरा ज्यादा पैसा डेट से आए। क्यों? ऑप्शंस हैं, टू मैक्सिमाइज लिक्विडिटी, तरलता को अधिकतम करने के लिए, टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, या टू मिनिमाइज इट्स टैक्स एक्सपेंसेस, अपने लाभ को अधिकतम, अपने कर को कम करने के लिए, या टू मिनिमाइज इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, या ब्याज व्यय को कम करने के लिए। अब ध्यान से समझिए, आपने क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आपने पढ़ा होगा फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हमको डिसाइड करना होता है कि हम अपने कंपनी में कितना डेट लाएंगे, कितना इक्विटी लाएंगे। जब वहां पे आपने पढ़ा होगा तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा कि जब कंपनी डेट लेती है तो डेट पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, एंड इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। क्या है? इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, यानी इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स कैलकुलेट करने से पहले घटाया जाता है। पहले कंपनी क्या निकालती है? EBIT। क्या निकालती है? इसको हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसके बाद से कंपनी निकालती है EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। इसके बाद कंपनी निकालती है EAT, इसको हम PAT भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ध्यान से सुनो, अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो EBT कम निकलेगा। समझ में आया? क्योंकि EBIT में से जब हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तभी तो EBT आएगा। तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो EBT कम होगा, और जब EBT कम होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसीलिए कोई भी कंपनी ज्यादा प्रेफर करती है कि वो डेट से पैसा ले, क्योंकि जो डेट पे उसको इंटरेस्ट पे करना है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू मिनिमाइज इट्स टैक्स एक्सपेंसेस, अपने कर व्यय को कम करने के लिए। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। सिक्योरिटीज प्रीमियम का कहां हम यूज नहीं कर सकते हैं? बाईबैक ऑफ शेयर कर सकते हैं, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, बोनस शेयर्स कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेज और कमीशन पेड कर सकते हैं, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी को कम करने के लिए नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज हम अपने शेयर्स को बाईबैक करने के लिए कर सकते हैं, अपने जो बोनस शेयर्स होते हैं ना, बोनस शेयर्स, जैसे कंपनी ने कोई अच्छा काम किया, कंपनी के एम्प्लॉय ने, तो उसको हमने फ्री में शेयर दे दिया, उसको हम कहते हैं बोनस शेयर। या फिर कोई कंपनी का मालिक था, उसको हमने कहा कि भाई तुम्हारे पास 10 शेयर है, जिसके पास 10 शेयर है ना उसको फ्री में 5-5 और शेयर मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर। हो सकता है कि वो 5-5 और शेयर जो इशू हो रहा है ना उसके लिए कंपनी पैसा मांगे, कहे कि भाई देखो 5 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, इसमें से हम तुमको बोनस शेयर दे रहे हैं, तो 5 रुपया कंपनी लगा रही है, 5 रुपए तुमको लगाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं पार्टली पेड अप बोनस शेयर। क्या कहते हैं? पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स के प्रति सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। किसके लिए यूज किया जाता है? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए। अगला, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड। एक्सपेंसेस और कमीशन पेड का मतलब क्या है? जैसे जब कंपनी स्टार्ट होती है ना तो उसके कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने जाएंगे किसी CS के पास, तो CS अपनी फीस लेता है 20-25 हज़ार रुपए, तो वो तो खर्चा कंपनी के बनने से पहले हुआ, उसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, या फिर हम इसको प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी कहते हैं। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए, मतलब वो पैसा किसने दिया होगा? मान लो 25 हज़ार रुपये लगा, किसने दिया होगा? कंपनी के प्रमोटर ने। तो हम कहेंगे प्रमोटर साहब अपना पैसा पकड़िए, और आपका जो आपने जो कंपनी के ऊपर एहसान किया था वो एहसान समाप्त हुआ, आप अलग हुए, कंपनी अलग हुई, ठीक है? क्योंकि कंपनी का क्या होता है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंपनी जब अपने अंश पूंजी को कम करना चाहती है, अंश पूंजी को कम कैसे करती है? तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का एक तरीका बाईबैक भी होता है। बाईबैक मतलब हमारे मार्केट में 1 लाख शेयर्स है, अब हम अपने मार्केट में बस 50,000 शेयर्स रखना चाहते हैं, तो पता क्या करेंगे? हम 50,000 शेयर्स को खरीद लेंगे और खरीद के उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या करेंगे?
डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब उनको फाड़ देंगे, फेंक देंगे, जला देंगे, उसे हम कहते हैं रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में if so authorized by its articles issue preference shares which are liable to be redeemed within a period of not exceeding dash from the date of their issue। अंशों द्वारा सीमित कोई कंपनी यदि उसका अंतर नियम अनुमति दे तो पूर्वाधिकार अंशों को उनके जारी होने की तारीख से डैश की अधिक की अवधि में शोधन नहीं किया जा सकता है। क्या कहा गया? सीधी बात पूछना चाहिए था कि भाई कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर या फिर मिनिमम ऐसे ही बोले, कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितने रिडेम्पशन पीरियड के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल कंपनीज है वो मैक्सिमम 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है वो मैक्सिमम 30 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। कितने साल के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, क्या बोला गया? लिमिटेड बाय शेयर, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आया क्या कहीं? इसका आंसर क्या होगा? 20 साल। ठीक है, तो मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड जो होता है किसी नॉर्मल कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर का वो 20 साल होता है। अगला क्वेश्चन, द सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स कैरिंग। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 निम्नलिखित ऋण पत्र जारी करने पर रोक लगाती है। सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है डिबेंचर्स से, डिबेंचर्स के इशू से, इशू प्रोसीजर से। 71 कहता है कि कोई भी कंपनी कोई भी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिसके पास कोई भी वोटिंग राइट हो, मतलब डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट इशू नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं? डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट इशू नहीं हो सकते, क्योंकि वोटिंग राइट किस पे मिलता है भाई? वोटिंग राइट तो शेयर्स पे मिलता है, एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, तो उनको हम वोटिंग राइट क्यों दे? तो इसका आंसर क्या होगा? ना तो आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट के साथ इशू कर सकते हैं, ना तो आप नॉर्मल वोटिंग राइट के साथ इशू कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बहुत ए एंड बी। मतलब सीधी सीधी बात याद रखो कि कोई भी डिबेंचर वोटिंग राइट के साथ इशू नहीं हो सकता है। वोटिंग राइट के साथ इशू कौन होता है? शेयर्स होते हैं। क्या पूछा गया है? सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स कैरिंग। अच्छा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, प्रोहिबिट्स, ध्यान से, मना करता है। प्रोहिबिट्स मतलब मना करता है। क्या मना करता है? कि कौन सा डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। प्रोहिबिट्स मतलब मना करता है। समझ में आया? तो मना करता है कि तुम ना तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला डिबेंचर इशू करोगे, ना तो वोटिंग राइट वाला डिबेंचर इशू करोगे। समझा? शब्द का है, ठीक है, प्रोहिबिट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ए एंड बी होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। समझ आया क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोहिबिट आ गया ना पहले शब्द, मना कर दिया। अगला, व्हाट इज सिक्योर डिबेंचर नोन एज? सिक्योर डिबेंचर को हम किस नाम से जानते हैं? मैंने आपको बताया था, सुरक्षित ऋण पत्र को कहा जाता है मोर्टगेज डिबेंचर। अच्छा, जो अनसिक्योर डिबेंचर उसे हम क्या कहते हैं? नेक्ड डिबेंचर। क्या कहते हैं? अनसिक्योर डिबेंचर को हम नेक्ड डिबेंचर भी कहते हैं। अगला, काइंड्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? प्रभार कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। क्या होता है? फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। मैंने नहीं बताया था भाई? डिबेंचर जब कंपनी इशू करेगी तो हो सकता है कि डिबेंचर इशू करने के समय कंपनी कहे कि भाई हमारा डिबेंचर का पैसा जो तुमने दिया है हमको वो हम लौटाएंगे 10 साल बाद। अगर नहीं लौटाते हैं तो आप हमारा हाई संपत्ति बेच दीजिएगा। अगर वो कोई विशेष संपत्ति बेचने की बात करती है, मतलब नहीं बेचोगे तो कोलेट्रल रख रहे हैं, कोलेट्रल मतलब गिरवी रख रहे हैं कोई संपत्ति, उसको बेच देना। अगर वो संपत्ति विशेष है तो उसे हम क्या कहेंगे? फिक्स चार्ज। अगर वो जनरल कह दे कि भाई जो मन करे वो संपत्ति बेच देना, अपना पैसा वसूल लेना, उसको क्या कहेंगे? फ्लोटिंग चार्ज। क्या कहेंगे? फ्लोटिंग चार्ज। तो चार्ज 2 प्रकार का हो सकता है, फिक्स और फ्लोटिंग। बोलिए। बिल्कुल अलग, वो इंटरेस्ट रेट है, दिस इज चार्ज। समझा? इसका आंसर क्या होगा? 2। कौन कौन से चार्ज है? फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, जो मतलब फ्लोट करता है। फ्लोट कर मतलब बहना नहीं होता है, फ्लोट मतलब जो फ्लेक्सिबल है। अगला, जो मन करे वो बेच देना। अगला, which of the following is not a way to give consent to become a member? सदस्य बनने के लिए सहमति देने का कौन सा तरीका नहीं है? अलॉटमेंट, सरेंडर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन। हम अपने शेयर को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी और को मेंबर बना रहे हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि आज तक हम मेंबर थे, अब कल से ये मेंबर बन जाए,
तो हम अपनी कंसेंट देके इनको मेंबर बनाएंगे। तो हम अपनी कंसेंट कब देंगे? जब हम या तो अलॉटमेंट कर रहे होंगे, या तो हम सरेंडर कर रहे होंगे, कंपनी को वापस कर रहे होंगे, या ट्रांसफर कर रहे होंगे। लेकिन क्या ट्रांसमिशन हम अपने मन से करते हैं? अच्छा, वो तो भगवान करते हैं, मर गए, नहीं तो कंडीशंस कर देती है, इंसॉल्वेंट हो गए, पागल हो गए। तो ट्रांसमिशन नहीं है गिविंग ए कंसेंट टू बिकम अ मेंबर। क्या पूछा गया? पूछो। ट्रांसमिशन के अलावा एक और चीज होता है, फॉर फीचर। क्या होता है? ये दोनों जबरदस्ती होता है। ट्रांसमिशन भी जबरदस्ती हो जाएगा और फॉर फीचर भी जबरदस्ती। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप देंगे कि नहीं शेयर। भाई अलॉटमेंट में दिया जाएगा आपको शेयर, आपसे कंसेंट लेके। अब बोलिए। ये बताइए कि अगर नॉमिनी अगर नहीं है तो किसको अलॉट? बहुत अच्छा, एक नंबर क्वेश्चन पूछा। अगर किसी इंसान का नॉमिनी नहीं है तो उस केस में चला जाता है, उस शेयर को IEPF में डाल दिया जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है? नॉमिनी नहीं भी है तो वही तो भाई, नॉमिनी नहीं है मतलब इन्होंने कहा कि है ही नहीं कोई। मुझे समझ आया कि नॉमिनी मतलब कोई नहीं है, किसी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो रतन टाटा साहब थे, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, कुछ है ये नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं बात? नहीं समझे? मतलब ना आगे कोई देखने वाला ना पीछे कोई देखने वाला है। मतलब ना माँ बाप है, ना बेटा बेटी है, ना कोनो पत्नी है। तो ऐसे लोगों का जो पूरा पैसा होता है वो ट्रस्ट के नाम पे चला जाता है, NGOs के नाम पे चला जाता है। समझ में आया? हाँ वो तो चलो एक एग्जांपल था बस। अगला क्वेश्चन, मेंबरशिप एक्सपायर हो जाती है कैसे? सदस्य समाप्त हो जाती है कैसे? ऑप्शन है बाय मेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर्स, बाय वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर्स, ओनली बाय ए बोथ एंड बी। ध्यान से, हम चाहते हैं कि मेंबरशिप हमारी खत्म हो जाए। तो कैसे खत्म होगी? जब हम शेयर्स को ट्रांसफर कर देंगे तो खत्म हो जाएगी, या फिर वैलिड सरेंडर करेंगे शेयर का तब खत्म होगी। भाई शेयर्स का ट्रांसफर करते हो तो भी मेंबरशिप खत्म होती है, और शेयर्स को सरेंडर करते हो तो भी मेंबरशिप खत्म होती है। बात क्या है कायदे की? शेयर्स का ट्रांसफर हम तब करते हैं जब हमने शेयर्स का पैसा कंपनी को दे दिया, फुल्ली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। हमें याद है कि नहीं? पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, फुल्ली पेड अप ट्रांसफर होते हैं। और देखो सरेंडर कौन होता है? पार्टली पेड अप। हमारे पास 100 रुपया नहीं था, हमने 500 का शेयर खरीदा था, 400 रुपया दे दिया, 100 रुपया और देना था। हम कहे ये नहीं है पैसे वाले, अपना शेयर रख लो, दिस इज कॉल्ड सरेंडर। तो हमने जब सरेंडर किया तो हमारी मेंबरशिप क्या हुई? एक्सपायर हो गई ना, खत्म हो गई ना, बोथ बाय ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू स्टॉक्स? स्कंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा लागू नहीं होता है? फेस वैल्यू शुड बी मेंशन्ड, अंकित मूल्य होना चाहिए। भाई स्टॉक का जो भी प्राइस होता है वो मेंशन होना चाहिए, सही बात है। स्टॉक फुल्ली पेड अप होना चाहिए, स्टॉक होल्डर कंपनी का मेंबर नहीं माना जाता है। तो और लेकिन एक चीज है कि स्टॉक को हम कंपनी के बनने के टाइम पे इशू नहीं करते हैं, कंपनी के बनने के कुछ दिनों के बाद इशू करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इशूएंस डज नॉट टेक प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ स्टॉक। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड बाय। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रोस्पेक्टस है जो पूरी तरह से प्रोस्पेक्टस नहीं है, प्रोस्पेक्टस के जगह पे हम यूज कर रहे हैं। तो वो कौन इशू करेगा? वो पब्लिक कंपनी इशू करेगी। क्योंकि प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है? भाई जो कंपनी लिस्ट हो जाती है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। पब्लिक कंपनी आपने पढ़ा था ना कि प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। भाई प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए पब्लिक कंपनी को एक लिस्टेड कंपनी बनना पड़ता है, तब वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, तब वो IPO लेके आएगी। समझ में आया? लेकिन जो पब्लिक कंपनी इंटेंडेड टू बी लिस्टेड है, मतलब प्रपोज टू बी लिस्टेड है, या फिर लिस्टेड नहीं है, तो क्या इशू कर देगी? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस के जगह पे कोई और स्टेटमेंट इशू कर देगी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बोलिए। गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी होती है? गवर्नमेंट कंपनी में एक तरह की पब्लिक कंपनी होती है। नहीं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, इसका एक अलग प्रोस्पेक्टस होता है। भाई हर कंपनी का एक अलग प्रोस्पेक्टस होता है। मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार के हमने प्रोस्पेक्टस पढ़े थे। ड्राफ्ट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, याद आ रहा है कुछ? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, फुल फ्लेज प्रोस्पेक्टस, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। नहीं है? रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। 36, द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर इज। शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर करने का पीरियड कितना है? 60 डेज। कितने दिन? जिस दिन आपने शेयर ट्रांसफर किया उसके 60 डेज के अंदर आपके शेयर्स रजिस्टर हो जाने चाहिए।
अगला, द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन बोरो फ्रॉम द फॉलोइंग। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किससे बोरो कर सकती है, किससे उधार ले सकती है? तो भाई प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से उधार ले सकती है, कंपनी के मेंबर से उधार ले सकती है, कंपनी के एम्प्लॉय से भी उधार ले सकती है, लेकिन पब्लिक से उधार नहीं ले सकती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बिल्कुल, बैंक से क्यों नहीं ले सकती है? बैंक बिल्कुल दे देगा उसको, पब्लिक से बस नहीं डील करेगी। अगला, विच आर नॉट लॉन्ग टर्म मेथड्स ऑफ बोरोइंग बाई कंपनी। इनमें से कौन सा कंपनी द्वारा दीर्घकालिक ऋण लेने की विधि नहीं है? दीर्घकालिक ऋण मतलब लॉन्ग टर्म लोन। ऑप्शन है बाय क्रिएटिंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी तो दो प्रकार के चार्ज इशू करती है, फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये सही है, समझ आया कि नहीं? डिबेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और डिबेंचर पे हम चाहें तो फिक्स चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं, फ्लोटिंग चार्ज भी क्रिएट करते हैं, नो मैटर। हमने डिबेंचर इशू किया भाई, और डिबेंचर क्या होती है? एक डिबेंचर क्या होती है? एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। तो ये पूछा गया कि कौन सा लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, समझ में आया? तो पहला तो है, दूसरा डिबेंचर को इशू किया हमने, वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। बाय प्लेजिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। प्लेजिंग मतलब क्या होता है? प्लेजिंग मतलब वही गिरवी रखना। जैसे तुम होम लोन लेने जाओगे, होम लोन तो खैर वो बड़ा लोन हो गया, जैसे तुम कोई छोटा लोन ले जाओगे, पर्सनल लोन, तो पता है तुम्हारी क्या गिरवी रखती है? तुम्हारी सैलरी स्लिप ली जाती है, तुम्हारी सैलरी गिरवी रख जाती है। मतलब तुम हर महीना कुछ ना कुछ कमाते होगे, तो कहा जाएगा कि अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया तुम्हारा सैलरी हम काट लेंगे सगरी पैसा, ठीक है? तो जो पर्सनल लोन्स होते हैं उसके लिए हम मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेस करते हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी को जो पर्सनल लोन होता है उसका जो टेन्योर होता है बड़ा कम होता है, 1 साल के अंदर ही आपको रीपे करना होता है। तो बाय प्लेजिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपका शॉर्ट टर्म लोन होता है। कौन सा लोन होता है? शॉर्ट टर्म लोन, छोटी अवधि का ऋण होता है। अगला क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ प्रोटेक्शन दैट इज अवेलेबल टू। आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत एक सुरक्षा है जो किसके लिए उपलब्ध है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ध्यान से, हम आ रहे हैं कंपनी से डील करने, तो हम ये तो मान के आएंगे ना कि कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर के लोग ठीक होंगे। हम ये मान के आएंगे ना कि कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर के लोग ठीक होंगे। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइड। मैंने आपको बताया था भाई, दो डॉक्ट्रिन्स थे, एक था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या कहता है? मान लो हम कंपनी के कस्टमर हैं, हम आए कंपनी से कोई सामान खरीदने, किसी भी प्रकार की कोई डीलिंग करने, तो हम ये तो मान सकते हैं ना कि कंपनी के अंदर के लोग ठीक होंगे, मान सकते हैं ना। अगर गलत हैं वो लोग तो कौन जिम्मेदार है? हम क्यों? वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है ना। लेकिन मान लो हम आए टारगेट गुरुकुल में, और टारगेट गुरुकुल में आके हम सब्जी मांग रहे हैं, मिलेगा? कब मिलेगा? सेमेस्टर मिलेगा, घंटा मिलेगा, सब्जी थोड़ा मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? सेमेस्टर का परीक्षा का तैयारी मिलेगा, सारथी मिलेगा यहाँ पे उनको, ठीक है? अब देखो, वो सब्जी लेने आया, गलती किसकी है? उसकी है कि हमारी है? क्योंकि उसको पढ़ के आना चाहिए हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कि भाई हमारी कंपनी किस बिजनेस में डील करती है। और अगर तुम हमारी कंपनी से आके कोई ऐसी चीज मांगते हो जो हमारी कंपनी का बिजनेस ही नहीं, तो हम देंगे कहां से? तो एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो हम भंटुआ मांगने आया है, सब्जियां मांगने आया, लुइया मांगने आया है, उसको हम कहेंगे बेटा तुम्हारी गलती। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये कहता है मैनेजमेंट ठीक है, मैनेजमेंट से डील करने आने से पहले आपको मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आने चाहिए। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये किसको बचाता है? कंपनी को बचाता है आउटसाइडर। सब जाओ, मान लो कल को जाके हमको कोर्ट में केस करें कि हमको आलू नहीं मिला, टारगेट गुरुकुल में गए थे, तो कर सकता है क्या केस? क्योंकि वो कहेगा बाबू आलू थोड़ी ना बेचता है टारगेट गुरुकुल, टारगेट गुरुकुल तो सारथी देता है ना आपको, समझ आया? हाँ, इतना बड़ा बोर्ड लगा है बाहर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, समझ आ गया? अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? कोई बच्चा आया हमारे पास, सेमेस्टर का कोर्स लेने, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, हमने कहा भागो यहाँ से, नहीं मिलेगा तुमको कोर्स। वैसे हम कहेंगे नहीं भाई, फायदा हमारा भी तो है, हम कहेंगे नहीं, मतलब मान लो कोई आया मांगा, हमने कहा नहीं मिलेगा, तो किसकी गलती है? क्योंकि वो मेरा बिजनेस था, उसने अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म की, तो उसने देखा था कि हाँ बिजनेस का क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके हिसाब से वो आया था। लेकिन अब मेरी मैनेजमेंट में कमी है कि हम उसको जानबूझ के कोई चीज नहीं दे रहे। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस
हमको प्रोटेक्ट करता है बाहर वाले से। किसको प्रोटेक्ट करता है? हमको। हम कहते हैं बेटा कंपनी से डील करने आने से पहले कंपनी का डॉक्यूमेंट पढ़ के आओ। क्या पढ़ के आओ? कंपनी का डॉक्यूमेंट। कौन कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये कहता है कि कंपनी से हम डील करने आए, हम सब कुछ पढ़ ओढ़ के आए हैं, और अगर कंपनी में कोई गलती है अंदर तो ये कंपनी की गलती है। समझ आया? अब जैसे मान लो हमने टारगेट गुरुकुल के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था कि टारगेट गुरुकुल एकेडमिक्स में भी है और आलू भंटा प्याज सब बेचता है। अब वो आया हमसे आलू मांगने, अगर हम नहीं दे रहे तो गलती किसकी है? हमारी है ना। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब देखो ध्यान से पूछा क्या गया है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये किसको प्रोटेक्ट करता है? तो कंपनी के आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। और किसके खिलाफ है ये? कंपनी के इनसाइडर्स के खिलाफ है, यानी कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ है। समझ में आया? चलो, तो दो डॉक्ट्रिन अभी नीचे वो भी आएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कैन इशू शेयर वारंट? कौन शेयर वारंट इशू कर सकता है भाई? पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है केवल शेयर वारंट, मैंने आपको बताया था। प्रोस्पेक्टस कौन इशू कर सकता है? पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। अगला, द ओनरशिप ऑफ शेयर गोज टू अनदर पर्सन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। देखिए, ट्रांसफर वॉलेंट्री होता है एंड ट्रांसमिशन ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है हस्तांतरण। अच्छा, ट्रांसमिशन के कौन कौन से रीजंस हैं? इंसॉल्वेंट हो जाना, डेथ, या फिर इंसेन वगैरह। ठीक। अगला, ट्रांसफर इज इफेक्टेड बाय, स्थानांतरण किसके द्वारा प्रभावित होता है? ट्रांसफर सेल्स से होता है, और ट्रांसमिशन इंसॉल्वेंसी और डेथ से होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सेल्स। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिक्री से स्थानांतरण होता है। अब देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट को किसके नाम से आता है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट को टर्कवांड्स रूल के नाम से आता है। किस रूल से? एक बहुत पहले केस हुआ था। कौन सा केस? टर्कवांड साहब का केस हुआ था। उसी में हेल्ड किया गया था कि भाई अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम टर्कवांड रूल कहेंगे, और इसी टर्कवांड रूल पे ही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्रिन आया भी था। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मैंने आपको बताया आएगा आगे। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट करता है भाई? रचनात्मक सूचना का सिद्धांत सुरक्षा प्रदान करता है किसको? आउटसाइडर्स अगेंस्ट कंपनी, बाहरी व्यक्तियों को कंपनी से, कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर, कंपनी को बाहरी व्यक्तियों से, डायरेक्टर्स अगेंस्ट शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉइज अगेंस्ट मैनेजमेंट। किसको? आउटसाइडर को कंपनी से। आउटसाइडर को बचाता है किसके? किससे? अच्छा मुन्ना, भूल गए? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि बेटा तुम हमारी कंपनी से डील करने आ रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पढ़ के आओ। अब टारगेट गुरुकुल में आके आलू मांगोगे तो हम आलू देंगे कहा? तो गलती किसकी है? तो ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से। कंपनी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया? और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। यानी इंडोर मैनेजमेंट कंपनी के फेवर में है, और सॉरी इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर के फेवर में है, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में है। समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? कंपनी को आउटसाइडर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। कंफ्यूजन हुआ? फिर बताएं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन, जो आपका पार्षद अंतर नियम है वो किनके बीच संबंध को स्थापित करता है? बताइए भाई। कंपनी एंड द गवर्नमेंट, कंपनी और सरकार के बीच में, कंपनी और बाहरी व्यक्ति आउटसाइडर के बीच में, या कंपनी और मेंबर्स के बीच में, या कंपनी और रजिस्ट्रार के बीच में? भाई कंपनी और सरकार के बीच में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। क्या होता है? कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो भाई इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन किस पे एप्लीकेबल होगा? कंपनी के मेंबर्स पे, कंपनी के डायरेक्टर्स पे, कंपनी के एम्प्लॉइज पे। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी और उनके मेंबर्स के लिए होता है। ठीक है? कंपनी और आउटसाइडर के लिए एमओए होता है मुन्ना, समझे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो पब्लिक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, पता है कि नहीं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। समझ में आया? और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई इंसान अगर हमसे कंपनी में डील करने आ रहा है तो उसको देख के आना पड़ेगा ना कि कंपनी कैसे बिजनेस करती है, क्या लायबिलिटी है, क्या इसके का नाम है, सब कुछ देख के आएगा। अगला,
इफ द गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल द लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स विल बी। गारंटी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल भी है उसमें लाइबिलिटी कैसी होगी शेयर होल्डर्स की? गारंटी प्लस शेयर कैपिटल का वैल्यू। कौन सा शेयर कैपिटल का वैल्यू? अनपेड शेयर कैपिटल का वैल्यू। हमने मान लो 100 रुपए का शेयर खरीदा और हम ठहरे अधिका आदमी, हम कहें कि हम 100 रुपए का गारंटी दे रहे हैं कंपनी को, तो हमको 100 रुपया शेयर वाला तो देना ही है और 100 रुपये गारंटी भी देना। फॉर एग्जांपल हमने 100 में से 50 रुपये दे दिए थे और 100 रुपये गारंटी का था, तो हमारी लायबिलिटी कितनी हुई? 50 रुपये शेयर का और 100 रुपये गारंटी का, यानी 150। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गारंटी प्लस अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, यानी गारंटी का जो पैसा है और जो आपने शेयर का पैसा नहीं दिया वो। शेयर वारंट कब इशू करेंगे? ध्यान से, जब कंपनी के शेयर्स फुल्ली पेड अप होते हैं तभी शेयर वारंट इशू होते हैं। तो इसका होगा व्हेन शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। डज नॉट अपीयर इन द कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या नहीं दिखता है? कंपनी का पूरा नाम नहीं होता है भाई? होता है भाई। कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी के रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होता है, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी का भी सिग्नेचर होता है, बिना सिग्नेचर के तो बनेगा ही नहीं कंपनी। तो इसका आंसर क्या होगा? कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है, इसकी जानकारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नहीं, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में होती है। कहाँ होती है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में होती है, पार्षद सीमा नियम के दायित्व क्लॉज में। अगला, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ व्हिच इज कॉल्ड। कंपनी का पूंजी छोटे 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 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। गधों, प्रॉफिट को बांटने की बात नहीं की जा रही है, किसको बांटने की बात की जा रही है? कैपिटल को। जब यहाँ पे ये होता है द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, तो उसका आंसर क्या होता है? डिविडेंड। लेकिन यहाँ पे कैपिटल की बात की गई तो आंसर क्या होगा? शेयर, अंश। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लगाते रहिए, इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दूं। सबसे पहली चीज, आप लोग जल्दी से जाइए और टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए और साथ ही बैच बीकॉम 3rd सेमेस्टर के लिए ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे सारथी फॉर बीकॉम 3rd सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अब आ जाते हैं वीडियो पे, लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर। कौन सा सत्य नहीं है डिबेंचर के लिए, ऋण पत्र के लिए? ऑप्शंस है, डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश। ऋण पत्र नगदी के लिए जारी किया जा सकता है। हाँ भाई, जारी किया जा सकता है। डिबेंचर्स को हम इशू कर सकते हैं कैश के लिए भी और कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए भी। अगला, डिबेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। भाई हो सकता है, डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है, पार पे भी इशू हो सकता है। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है। ध्यान से, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज और, डिबेंचर रिडीम भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, ये भी याद रखिएगा। डिबेंचर रिडीम डिस्काउंट पे नहीं होगा और डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे हो जाएगा। रिडीम मतलब हमने डिबेंचर होल्डर से 100 रुपया लिया था 10 साल के लिए, 10वें साल 100 रुपया लौटाना पड़ेगा, तो हम 100 का 100 लौटाएंगे, या फिर हम बहुत अधिका हैं तो 100 का 120 लौटा देंगे। रिडम्पशन एट प्रीमियम भी हो सकता है, लेकिन 100 का 90 नहीं लौटा सकते बाबू, 100 का 100 ही लौटाना पड़ेगा। यानी रिडम्पशन तो या पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा, लेकिन इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। किसका? डिबेंचर का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, डिबेंचर कैन बी इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आपको पता है भाई, डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू कर सकते हैं। और डिबेंचर कैन बी इशूड एज प्रीमियम, तो प्रीमियम पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे रिडीम भी हो सकता है, और पार पे भी हो सकता है, पार पे रिडीम भी हो सकता है। बस रिडीम किस पे नहीं होगा? डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन की सारी संभावनाएं समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन वाले अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, और बाकी तब तक चले जाइए अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारथी फॉर बीकॉम 3rd सेमेस्टर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। और दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।